CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हर रविवार की तरह ही आज भी कई नई जानकारियों के साथ आपके सामने RTI एक्टिविस्ट और सेकंड इनिंग के चेयरमैन समाज सेवी RK गर्ग साहब आपके सामने उपस्थित हैं। गर्ग ने आज कई जानकारियों के साथ सवाल भी खड़ा किया है कि जब नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा के अलावा अन्य चुनाव EVM के माध्यम से है तो राष्ट्रपति चुनाव बैलेट बॉक्स से क्यों? वहीं उन्होंने RTI के तहत सूचना मांगे जाने पर राज्यसभा या लोकसभा से जानकारियां नहीं मिलने पर भी सवाल खड़ा किया है। हालांकि सोनिया गांधी और स्थानीय सांसद किरण खेर के बारे में गोलमोल जानकारी लेने में उन्हें सफलता मिली है। इसके अलावा समाज सेवी सेकंड इनिंग के चेयरमैन ने चंडीगढ़ प्रशासन पर भी सवाल खड़ा किया है कि कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पेड़ गिरने से मृतक और घायलों के लिए राहत और सहयोग राशि देने की प्रशासनिक घोषणा के बाद भी अब तक ये राशि पीड़ितों को क्यों नहीं दी गई। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी बातचीत को देखना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे जरूर देखें। तो सुनते हैं RK गर्ग साहब को। गर्ग साहब, आज कुछ नई जानकारी आप लेकर के आए हैं जो बहुत ही रोचक हो सकता है, जो मुझे जानकारी मिल रही है। नमस्कार। मैं आज आपको एक नई जो चीज़ है वो बताना चाह रहा हूँ। अभी हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय के चुनाव हुए हैं और मुझे ये देख के हैरानी हुई कि वो चुनाव बैलेट बॉक्स से हुए और बॉक्स में पर्ची डाल के हुए, जो कि बहुत पुराने होता था। हमारा देश डिजिटल में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और छोटे से लेके बड़े तक सब चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं। तो राष्ट्रपति जो हमारे देश के प्रथम नागरिक और सबसे बड़ी पोस्ट के व्यक्ति होते हैं, तो उनका जो चुनाव है वो बैलेट बॉक्स से क्यों हो रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि क्या हमारी सरकार अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना पाई जिससे राष्ट्रपति के चुनाव EVM से हो सके। तो ये एक सोच की बात है और लोगों को देखना चाहिए कि ये इस तरह का क्या हो रहा है कि हमारे जो ऊंचे जो दर्जे के जो टॉप के जो लोग हैं वहाँ पे वो चीज़ EVM वगैरह लागू नहीं हो पा रही और छोटे छोटे चुनावों में लागू हो पा रही है। तो सरकार में रिक्वेस्ट है कि सरकार इस चीज़ को देखेगी और राष्ट्रपति महोदय भी इस चीज़ को देखेंगे कि ये लागू होना चाहिए। सर, ये लॉजिक क्या है कि एक तरफ आप नगर निगम का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और भी कई चुनाव है जो EVM के थ्रू करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है। मतलब क्या है, लॉजिक क्या है, ये चीज़ जानने की जरूरत है। ये तो सरकार ही जानती है कि सरकार ने या तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया या सरकार जो है ना वो अपनी जो ट्रेडिशन है उसको कहीं छोड़ नहीं पा रही है या कोई और कारण हो सकता है। लेकिन आम नागरिक होने के नाते मुझे तो ये समझ में आता है कि जब हमारा डिजिटल में इतनी तरक्की हो रही है, देश हमारा डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो ये जो चुनाव है ये एक उदाहरण पेश करता है। जब बड़े पद के ऊपर जब चीज़ें लागू होंगी तो सब चीज़ों पे सबकी एक्सेप्टेंस आएगी और किसी किस्म का कोई विरोध भी नहीं होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि ये डिजिटल इंडिया के तौर पे EVM मशीन जो है वो ही इलेक्शन। सर, ऐसा नहीं लगता है कि हमें जो हमारी सरकार है उनको लोकसभा, राज्यसभा, ये विधानसभा और नगर निगम, इन चुनावों में तो EVM पर भरोसा है, लेकिन हमारी उसी सरकार को जो राष्ट्रपति का चुनाव है उस EVM पे भरोसा नहीं, इसी वजह से बैलेट पेपर का उपयोग किया गया। देखिए, इसमें क्या कहा जा सकता है कि भरोसा नहीं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी EVM से हो रहे हैं, जब पूरे देश में हो रहे हैं, पूरा सिस्टम बना हुआ है हमारा। राष्ट्रपति का चुनाव भी पूरे देश में होता है, पूरे देश से जगह जगह से विधानसभा से MLA और जो MLC हैं वो वोट डालते हैं। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सरकार ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने क्यों नहीं ये चीज़ डेवलप करी। 5 साल का वक्त बहुत होता है, हमारे पास कितने सारे EVM कितने सालों से यूज़ हो रही है, तो उनको चाहिए कि ये सिस्टम ईजाद करें और कम से कम अब तो राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, तो आगे आने वाले जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं या फिर अगली बार जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे वो EVM मशीन से होना चाहिए। ये अच्छा लगेगा, इस लोगों को डिमांड हमारी है ये चीज़। कुल मिला के गर्ग साहब,
ये कहना चाह रहे हैं, सरकार को बताना चाह रहे हैं कि अगर हम ईवीएम से चुनाव नहीं करवाते हैं या हाँ करवाते हैं, आखिर लॉजिक क्या है, ये जनता को ज़रूर बताना चाहिए, जो मुझे समझ में आ रही है। बिल्कुल सही है। और ये ऐसा भी होना चाहिए कि उदाहरण पेश करते हैं। जब एक हाई ऑफिस पे कोई चीज़ लागू होती है तो जनता में वैसे ही उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो जाती है और वो अच्छा लगेगा लोगों को कि राष्ट्रपति के चुनाव भी उसी तरह से हो रहे हैं जैसे आम लोगों के चुनाव होते हैं। सर, इसी कड़ी में हम दूसरी बात भी आपसे जानना चाहेंगे। आप आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, कभी आपने राज्यसभा या लोकसभा के लिए आरटीआई लगा करके कुछ जानकारी हासिल करी है या कोई सूचना मांगा है तो वो सूचना मिल पाई है क्या आसानी से? देखिए, मैंने ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं भी क्या क्या कैसे कैसे क्या वर्किंग है उसकी। तो मैंने कुछ दिन पहले कुदरती आपने पूछा है तो ये पहले ही मैंने ये राज्यसभा और लोकसभा में जो हमारे एमपी हैं इस एरिया के नॉर्दर्न इंडिया के जो एमपी हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और चंडीगढ़ के एमपीज़ के बारे में ये पूछा था कि उनकी अटेंडेंस क्या है, वो विदेशों में कितनी बार गए हैं, उन्होंने मेडिकल एक्सपेंसेस कितना लिया है या कोई लोन लिया है जिसका वो लोन बाकी है, और आम तौर पे वो कितना भाग लेते हैं लोकसभा राज्यसभा में। क्योंकि कई बार पहले ये सूचना आती रहती थी कि फ़लाँ एमपी जो है ना वो अटेंड नहीं करते हैं, फ़लाँ एमपी जो है ना वो बहुत कम अटेंड करते हैं और बाकी सारे वो आते ही नहीं हैं लोकसभा में। तो सूचना आसानी से मिल जाती है क्या? नहीं, देखिए मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि हमारे जो ऊंचे दफ्तर हैं, लोकसभा राज्यसभा हमारे देश की सुप्रीम अथॉरिटी है, तो वहाँ से जो सूचना आने का जो कार्यक्रम है उनका या उनका सिस्टम है वो मुझे बहुत गलत लगा। गलत इस करके कि जब मैंने ये सारी चीज़ें उनसे पूछी थी तो उन्होंने बहुत सारी मेल मुझे की, बहुत सारे लेटर मुझे भेजे, उन्होंने अपील भी करनी पड़ी मुझे उसके बारे में। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ रिकॉर्ड पे कि मुझे ये सूचना नहीं मिली, गोल गोल घुमा दिया गया। देखिए, आरटीआई का पर्पस क्या है? आपके सामने दफ्तरों के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन पड़ी है, दफ्तरों के साइट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन पड़ी है, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब कोई आरटीआई में कोई इंफॉर्मेशन सूचना मांगता है तो वो आपसे रिकॉर्ड मांग रहा है, जो रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है। जी बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, मुझे गोल गोल घुमा के वहाँ से जाइए, वहाँ से जाइए, वहाँ जाके ले लीजिए, ये साइट है हमारा, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते रहे। मैंने उनको अपील में ये भी कहा, देखिए आपको एक्सप्लेन मत कीजिए, मैंने एक डॉक्यूमेंट मांगा है कि मेरे जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़ के जो एमपी हैं उनकी अटेंडेंस क्या है, सीधी सीधी मुझे अटेंडेंस दे दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम इतने सारे एमपीज़ के बारे में नहीं बता सकते। मैंने कहा शायद हो सकता है इनको, वैसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया का होने का फ़ायदा क्या है भाई, अगर वो लोकसभा के एमपीज़ के बारे में भी पूरी सूचना उनके पास अवेलेबल नहीं है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अघोषित तौर पर राज्यसभा और लोकसभा की जो सूचना है उस पर एक तरह से पहरा हो और आरटीआई पर मांगे जाने के बाद भी ना देता हो? देखिए, मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुआ मुझे कि मैं ये सोचता था कि राज्यसभा और लोकसभा तो इन्फॉर्मेशन फट से आएगी और उनको कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे कुछ एहसास जो है वो गलत तरीके से हुआ। उन्होंने जब ये चीज़ के लिए मना कर दिया मुझे उन्होंने कंसोलिडेटेड फिगर ये दी थी कि मेडिकल एक्सपेंसेस टोटल एमपीज़ का कितना हुआ, टोटल एमपीज़ का, सारे देश के एमपीज़ का कितना हुआ, वो मेरे काम की नहीं थी इन्फॉर्मेशन। फिर दूसरे उन्होंने कहा कि ये जो अटेंडेंस है वो यहाँ से ले लो, ये साइट है, लेकिन उन्होंने मुझे सूचना नहीं दी। फिर क्या किया मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एमपीज़ के नहीं दे सकते, उनको हो सकता है जेन्युइन डिफ़िकल्टी। तो सर, किरण खेर जो सांसद है अपनी, उसका मांग लेते सर। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा कि चलो ठीक है, एंड रैंडम 2 एमपीज़ का मैंने मांगा उनसे, हमारे एमपी हैं उनका मांगा मैंने, और एक मैंने कांग्रेस की अध्यक्ष जो हैं मिसिस सोनिया गांधी, उनका मांगा भी। चलो शायद ये तो एक आदमी है, शायद इनका तो इनके पास अवेलेबल होगा। लेकिन उसके लिए भी इन्होंने क्या किया, मुझे फिर सूचना भेजी, वो भी गोल गोल करके भेज दी। मतलब उसके बारे में भी इन्होंने मुझे ये कह दिया कि बिल प्रोसेसिंग ब्रांच है, आप वहाँ आके देख लो, मुझे आके देख लो, रजिस्टर देख लो। भी ये सूचना, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, उनको पता है, दिल्ली में जाके कहते हैं आके देख लो। तो ये आके देखने वाला जो तरीका है,
ये पब्लिक को डिस्करेज करने वाला तरीका है। यानी सर जो मणिपुर में रह रहा है उसको अगर कुछ जानकारी लेनी हो तो पार्लियामेंट में आना पड़ेगा उनको वहाँ से चल करके। यही हमारे देश की दुर्दशा है, मैं दुर्भाग्य कह लो, दुर्दशा कह लो, ये हमारा बहुत गलत तरीके से इनकी बात है। फिर उन्होंने हाजिरी के लिए कहा, मैंने हाजिरी के लिए भी उन्होंने मुझे एक साइट बता दिया। भाई देखिए, जो साइट के ऊपर जो अवेलेबल है वो तो हम ले ही सकते हैं, फिर RTI फाइल करने की ज़रूरत क्या है? RTI एप्लीकेशन इसलिए लगाई जाती है कि हमें सूचना दफ्तर से मिलती है, आधिकारिक तौर पे मिलती है। उस सूचना को हम प्रयोग करके आगे उसको पब्लिक को बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की अगर ये कहना कि एक्सप्लेन करना वहाँ से मिलेगी, वो गलत तरीका है। लेकिन एक सूचना उन्होंने मुझे दी, वो उन्होंने कहा कि मिसेस सोनिया गांधी MP जो कांग्रेस की हैं, उनको 2014 से 2022 तक ना तो किसी इंडियन डेलीगेशन का, ना ही किसी कंट्री से बाहर जाने वाले किसी भी डेलीगेशन का मेंबर नहीं बनाया गया या नहीं बनी वो। देखिए, ये इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन है कि उनको क्या वाज नेवर नॉमिनेटेड, मतलब नहीं बनाया गया, तो उनको इसको नॉमिनेट कभी किया ही नहीं गया। और जो हमारे लोकल MP हैं, उनको सिर्फ 16 से 20 अप्रैल 2018 तक लंदन में कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे उनको नॉमिनेट किया गया था। और ख़र्चा नहीं बताया इन्होंने मुझे, क्योंकि ख़र्चा वो कह रहे हैं कि जो सारा ख़र्चा वो इकट्ठा हो जाता है। बड़ी हैरानी की बात है कि ये लोग इस तरह से, हमारे यहाँ पे जो लोकल प्रशासन है या सरकारें हैं, वो फट से बता देते हैं कि चीफ मिनिस्टर का कितना खर्च है या किसी ऑफिसर का कितना खर्च है, लेकिन लोकसभा ये नहीं बता पा रही कि कितने MP का कितना खर्च है। सर, जो आपने लोकल MP कहा, लोकल MP का मतलब है उनका नाम क्या है? नहीं, मिसेस किरण खेर। अच्छा, किरण खेर जो चंडीगढ़ की जो MP हैं, उनको सिर्फ एक बार उन्होंने किया गया, लेकिन उनका जो खर्च है वो उसकी जो जाने पे आने पे क्या खर्च हुआ, क्या नहीं हुआ, वो उन्होंने कोई डिस्क्लोज नहीं किया। मैं इस बात के लिए बड़ी हैरानी है कि हमारी लोकसभा इस चीज़ के बारे में सेंसिटिव नहीं है कि उसके बारे में बताया जा सके, और ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की जो सूचना है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है वो RTI के एक्ट का सम्मान नहीं करती और उसकी सूचना जो है वो सप्लाई करने में गुरेज करती हैं। सर, जिस तरह से आपने अभी MP सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरा ये किरण खेर, तो सर ये इनको डेलीगेशन में कभी नहीं लिया गया, ये क्षमता ही नहीं है इनकी, या क्षमता रहते हुए इनको लिया ही नहीं गया? देखिए, इसके बारे में क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ वो आधिकारिक उस पर रिकॉर्ड के बेस पे करता हूँ। उसमें ये लिखा गया है कि वाज नेवर नॉमिनेटेड, सो उनको नॉमिनेशन कभी किया ही नहीं गया। क्यों नहीं किया गया, क्षमता नहीं है या वो उन्होंने नहीं चाहा या क्या हुआ, इसके कारण के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये सब लोग पूछें या जाने उससे। सर, ये नेशनल मुद्दे पे हमारी बात हो रही है, जो लोकल मुद्दा है चंडीगढ़ का, इस पर भी अगर थोड़ी सी बात हो जाए तो मुझे लगता है कि लोगों को जानकारी मिल जाएगी, शहर की जनता को जानकारी मिल जाएगी। जो कॉन्वेंट कार्मेल स्कूल में जो पेड़ गिर करके एक की मौत हो गई थी, कई घायल हो गए थे, उसके बाद प्रशासन ने एक अमाउंट की घोषणा करी थी 20 लाख और कितने कितने करके। क्या इसकी जानकारी आपके पास है? आपके पास कोई सूचना है कि किसको कितना पैसा मिला है? देखिए, ये 8 तारीख को यानी कि 16 दिन पहले ये हादसा हुआ था, जिसमें एक हमारे विद्यार्थी की डेथ भी हो गई थी और एक अभी तक PGI में हॉस्पिटल में बहुत सीरियस हालत में पड़ी हुई है। तो अभी तक जो आज तक की जो सूचना ये है कि पीड़ित परिवारों को किसी किस्म का कोई लाभ, कोई उनको लाभान्वित नहीं किया गया। कोई भी अमाउंट जो 13 जुलाई को अनाउंस की गई थी उनको अभी तक नहीं मिली है। हाँ, सिर्फ ये जो लेडी है, जो मेड है स्कूल की, जो PGI में दाखिल है, उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे फ्री किया जा रहा है और उसके अलावा उस परिवार को किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिली है। ये आज के प्रिंट मीडिया में कंफर्म किया गया है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे और मेंशन करना चाहता हूँ कि आज के प्रिंट मीडिया में ये भी लिखा गया है कि इस मेड को सिर्फ 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी स्कूल में। इतने बड़े स्कूल में, इतने नामी स्कूल में, और एक मेड को अगर 8,000 रुपये वेतन है तो फिर तो आप समझ सकते हैं वो उसकी हो क्या रहा है। देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इस बात का थोड़ा
पता किया जाए कि उसको 8,000 रुपये क्यों मिल रहे थे, और उसका जो भी अगर वाजिब उसका जो वेजिस बनती हैं कब से लगी कैसे है वो सरकार देखे। और सरकार, ये 2-3 बार खबरें अखबार में आ चुकी हैं, सरकार को देखना चाहिए कि एम्प्लॉइज़ को ठीक से सैलरी मिले और ये इंश्योर करना चाहिए उनको। और दूसरी बात ये है कि 8 से 16 दिन के अंदर अभी तक कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं हुई है कि ये काम कैसे हुआ, क्यों हुआ। जो पहले कमेटी बनाई थी डीसी की वो मर्ज हो गई है, जो दूसरी कमेटी बनाई है 13 तारीख को वो कमेटी काम कर रही है, लेकिन 11 दिन उस कमेटी को भी हो गए। आज तक भी उस कमेटी की ने रिपोर्ट कब तक देनी है, कैसे देनी है, क्या तरीका अपनाना है, वो सब अभी तक पब्लिक को पता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस मुद्दे के ऊपर सरकार बड़ा सीरियसली ध्यान दे और लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्स करने वाली बात है वो उसको करे। दूसरी एक चीज़ इसी संदर्भ में ये बात आ रही है कि सरकार ने एक सिंगल विंडो सिस्टम बना रही है, अभी बना नहीं है, बना रही है। लेकिन वो सिंगल विंडो सिस्टम हमने देखा है कि 2018 में भी एक पॉलिसी बनी थी पेड़ों के बारे में, आज फिर एक पॉलिसी बनी है। 2018 की पॉलिसी किसी काम नहीं आई, और ये जो पॉलिसी बनी है इसमें भी जो पेड़ काटने का, पेड़ के ऊपर एक्शन लेने का कोई समय निश्चित नहीं किया गया। सरकार को चाहिए कि फिक्स करे कि ये इसके ऊपर जो फैसला है, जो भी डिमांड लोगों की पेड़ काटने की, प्रूनिंग करने की जो भी आएगी डिमांड, उसको 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में या 8 दिन में उसका फैसला लेना ही पड़ेगा। ऐसी जब तक फिक्स नहीं होगी तब तक वो काम सही नहीं होगा। सर, अंतिम सवाल कि प्रशासन की ओर से जो पीड़ित परिवार हैं, जो कारमल स्कूल में जो घटना घटी है उसमें से जो प्रशासन ने घोषणा करी सहायता राशि को लेकर के, ऐसी घोषणा का क्या मतलब रह जाता है जब वो राशि मदद में ही ना आए? देखिए, ये क्या होता है कि अनाउंसमेंट हुई है, मिला नहीं है, तो अनाउंसमेंट और मिलने के बीच में जो गैप है, उस गैप के बीच में जो पीड़ित परिवार हैं वो पीड़ित ही रहेंगे। तो सरकार को चाहिए कि अपनी अनाउंसमेंट जो करें वो तुरंत ऐसे केसेस में, खासकर जहाँ पे पीड़ित परिवार हैं, उसको तुरंत प्रभाव से उनको मदद मिल जाए। अब ठीक है 20 लाख नहीं है तो उनको कम से कम एक बार एक इंटरिम पेमेंट उनको 5 लाख 10 लाख वो तो दे। तो इसलिए सरकार के पास कोई कमी नहीं है और उनको फटाफट अपना सिस्टम जो है, यही जो देर जो होती है वो लोगों को सहायता पहुँचाने में, उसी से लोग पीड़ित रहते हैं, और वो पीड़ित रहना सरकार के अच्छा नहीं लगता, सरकार की कार्य प्रणाली के ऊपर। तो ये थे आर.के. गर्ग साहब जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और हर रविवार की तरह भी आज नई जानकारी जो इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल सभी तरह की जानकारी लेकर के आपके बीच में आए और इन्होंने बहुत जानकारी दी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गर्ग साहब। देखिए, हम लोग ये जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, विशेष प्रोग्राम जिस संडे को होता है, ये रिकॉर्ड के बेस पे होता है और सरकार को उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लेके लोगों को रिलीफ पहुंचाना चाहिए। यही हमारी आशा है, प्रार्थना है, और आशा है सरकार इसको करेगी। धन्यवाद। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।